नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स राजस्थान पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। बात राजस्थान की हो रही है तो राजस्थान के आज कुछ कारनामा वीरों की बात भी होंगी। आज के सेशन में असल में जिक्र तो इस बात का है कि क्या सरकारी कर्मचारियों का जो मुफ्त में इलाज हो रहा था वो बंद हो जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान सरकार के राज्य कर्मचारियों, पेंशनर भोगियों और पूर्व विधायक, सांसदों, न्यायाधीशों के लिए लाई गई एक योजना राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम इस समय स्कैम की कैटेगरी के अंदर ट्रीट की जा रही है। आप सवाल पूछेंगे कि स्कैम हो गया है, फिर तो कुछ बड़ा ही हुआ होगा। निश्चित ही इसकी वजह से सरकार को कुछ करना होगा और अगर कुछ करती है तो सवाल बड़ा है, क्या मुफ्त इलाज बंद कर दें? वैसे तो जब आप सरकारी नौकरी में एंट्री करते हैं तो आप रोजगार वाले कहलाते हैं कि अब आपने चूंकि सरकारी नौकरी में प्रवेश ले ही लिया है, तो आप इतना तो कमा ही लेंगे कि अपना इलाज करा लें। लेकिन सरकार को एक इंश्योरेंस स्कीम सूझी। ये सरकार थी गहलोत साहब की। गहलोत साहब 2021 में केंद्र की तर्ज पर एक स्कीम दिमाग में ले आए और वो सीजीएचएस की तर्ज पर राजस्थान में आरजीएचएस स्कीम लेकर आए, जिसमें राज्य कर्मचारियों से उनकी तनख्वाह में से थोड़ा थोड़ा पैसा कटाने की बात कही गई कि आप रोज हर महीने का कुछ पैसा कटाइए, इंश्योरेंस कराइए और फिर जब भी कभी आप बीमार पड़े तो लेके ओपीडी हो या आईपीडी, कितनी भी गंभीर बीमारी हो, और इवन अगर आप 2004 से पहले नौकरी पाए हैं तो अनलिमिटेड खर्चा सरकार आपका वहन करेगी। और उसके बाद लगे हैं तो चूंकि आपका इंश्योरेंस अमाउंट कम बुक हुआ है, इसलिए आपको एक लिमिट में बांध दिया गया। लेकिन हाँ, ओपीडी और आईपीडी आपका पूरी तरह से उसके अंदर मुफ्त कर दिया गया। चलिए साहब, एक लिमिट के साथ में इस तरह का एक प्लान आता है और ये प्लान लाने की वजह से गहलोत साहब सरकारी कर्मचारियों के काफी प्रिय हो जाते हैं। मतलब इतना कि इस स्कीम की वजह से इन्हें लगने लगा था कि सरकार इनकी रिपीट कर जाएगी। आप सरकारी अस्पतालों के हाल तो जानते ही हैं। ऐसे में इस योजना के तहत प्राइवेट अस्पतालों को भी ले लिया गया था, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल कुछ इस तरह के दृश्य देखकर कि सब्जी मंडी में रखी सब्जियां, अनाज मंडी में रखा अनाज और अस्पताल में रखे बीमार, ये लगभग एक जैसे ही सड़कों पर दिखाई दे ही जाते हैं। राज्य सरकार को लगा कि कुछ और अच्छा किया जाए और उसी अच्छे के करने के चलते राज्य सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों को भी इसमें शामिल कर लिया कि भाई ट्रीटमेंट तो ट्रीटमेंट है। चूंकि इंश्योरेंस से पैसा सरकार इकट्ठा कर ही रही है, राज्य सरकार के पास लगभग 8 लाख सरकारी कर्मचारी हैं और लगभग 4 लाख पेंशन भोगी हैं। एक आध लाख हम ऊपर नीचे जो छूट गए उनको भी ले लें, विधायक, सांसद, इन सबको भी मिला लें, तो लगभग 13 लाख ऐसे लोग हैं जिन लोगों को राज्य सरकार की इस योजना का लाभ मिलना था। हर महीने ये अपनी तनख्वाह या पेंशन में से कुछ नियत दे कटा के अपने लाइफ को हॉस्पिटलाइज होने से सुरक्षित कर रहे थे। ऐसे में दिक्कत कहां आती है, अब वो सुनिए। जैसा मैंने आप सबसे कहा कि राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार की बात हो रही है और भ्रष्टाचारी कौन, अगर ये तलाशने की बात हो तो कहानी में बड़ा मजेदार रोल आ जाता है। आप में से बहुत सारे लिसनर हमारे ऐसे हो सकते हैं जो संभवतः सरकारी नौकरी में ना हो, सरकारी नौकरी के ख्वाब देखते हो, अपने धंधे में हो, किसी और काम में हो। उन्हें शायद ही ये पता हो कि किस तरह से सरकारी कर्मचारी मौका पाते ही गड़बड़ करने निकल जाते हैं। ये बात सारे सरकारी कर्मचारियों पर नहीं है, ये उन पर है जिनके खिलाफ, सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सरकार इस समय एक्शन लेने की तैयारी में है। एक्शन के नंबर्स की अगर बात करूं तो लगभग 500 कर्मचारी तो ऐसे शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारियां चल रही हैं। आपके दिमाग में प्रश्न आने लगेगा कि सरकारी कर्मचारियों ने ऐसा क्या कर दिया, और क्या केवल सरकारी कर्मचारियों ने ही किया, कोई और नहीं मिला था क्या? तो इस पूरी घटना को समझने के लिए पहले किरदारों से मैं आपका परिचय करा देता हूं। किरदार कौन-कौन होंगे इस पूरी कहानी में, ताकि आप स्कैम को समझें। नियत तो आपकी एकदम साफ है कि आपको इलाज देना है सरकारी कर्मचारियों को और उनके परिवारजन यानी आश्रितों को। चूंकि वो इंश्योरेंस का अमाउंट जमा करा चुके हैं तो अपना इलाज करा लेंगे। तो आइए इस पूरी कहानी के कथानकों का थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। कथानक नंबर 1, वो सरकारी कर्मचारी जिसके पास इंश्योरेंस है, जो ये मानता है कि मैंने इतना पैसा लेकर जमा करा के इंश्योरेंस लिया है। अब उस कर्मचारी के और साथी कौन है? अस्पताल जब वो पहुंचा तो अस्पताल में उसका सामना होगा डॉक्टर से, डॉक्टर दवा लिखेगा तो सामना होगा फार्मेसी से। दोनों अपने इलाज के और फार्मेसी वाले दवा के पैसे लेना चाहेंगे। अर्थात डॉक्टर को एक मरीज मिला है, उस मरीज पर वो दवा लिखेगा, दवा वाला दवा बेचेगा और डॉक्टर जिस अस्पताल में है वो वहां से जांच करवाएगा।
बिल्कुल सिंपल है, खर्चा इन्हीं चीज़ों में तो होता है। आपको मान लीजिए बुखार हुआ, डायरिया हुआ, जो भी तमाम प्रकार की बीमारियाँ सीज़नल हैं या फिर क्रिटिकल हैं, वो आपको हुई, तो आपकी जाँच होना, आपकी दवाई होना, यही तो खर्चे हैं। इन्हीं को तो आपने पाबंद कराया है। तीसरा किरदार, चूँकि आपका इलाज तो मुफ्त है, ऐसे में अस्पताल ने और उस दुकान ने ये तय किया कि हम लोग इस व्यक्ति का बढ़िया इलाज करेंगे। बहुत बढ़िया। बढ़िया इलाज करेंगे, बिल बनाएँगे और उस बिल को सरकार से वसूलेंगे। क्यों वसूलोगे सरकार से? अरे भाई, सरकार ने कर्मचारियों से पैसा इकट्ठा करके रखा है, तो पैसा लिया नहीं जाएगा क्या? बिल्कुल लिया जाएगा। तो चलिए साहब, इन लोगों ने बिल बनाए, केंद्र राज्य सरकार को भिजवा दिए कि लीजिए सर, हमारे बिल पास कर दीजिए। कितने बिल पास हुए होंगे? 4,000 करोड़ का आंकड़ा तक निकल कर आता है 6-6 महीनों के अंदर कि साहब इतना इलाज कर दिया अस्पतालों ने कि लीजिए और हमें अपने बिल क्लियर करके दीजिए। तो आप पूछेंगे इसमें गलत क्या है? गलत क्या है उसको पहले पहचानेंगे। उससे पहले तीनों किरदारों से शायद आप अवगत हो गए हों। एक राज्य कर्मचारी, बीच में बैठा हुआ अस्पताल और फार्मेसी और तीसरे नंबर पर सरकार। सरकार का नाम मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि अल्टीमेटली सरकार को ही तो बिल पास करना है कि हाँ भाई, आपने इलाज किया था, आपने बता दिया कि मैंने ये इलाज किया था, इस इलाज का इतना ट्रीटमेंट लगा, इतना पैसा लगा और इस पैसे के हिसाब से हमें भुगतान करना चाहिए। क्लियर है? थोड़ा-सा आरजीएचएस के बारे में फिर से जान लो और फिर हम इसके अंदर इन तीनों किरदारों ने कहाँ खेला किया वो बताएँगे आपको। तो साहब, योजना का आरंभ अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में हुआ, सितंबर 2021 में हुआ। उन्होंने बढ़िया से ट्वीट डाल के कहा कि मैंने तो अपनी एंजियोप्लास्टी भी इसी से कराई है। इस योजना के तहत सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक सभी को लाभार्थी बनाया गया। ओपीडी, आईपीडी, डे केयर, ऑनलाइन ओपीडी के सभी प्रकार की दवाइयाँ इसके अंदर 500 से अधिक अस्पतालों को ऐसा, मतलब अब तो 700 के आसपास अस्पताल हैं जिनको कैशलेस करा दिया कि आप कार्ड लेकर जाइए, इलाज कराइए, घर जाइए। पैसा आपको पे नहीं करना है, बिल की हेडेक नहीं लेनी है, अस्पताल अपने आप सरकार से वसूल लेगा। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत प्रकार की एक योजना लाई गई। मतलब ये ऐसी योजना थी कि जो वाक़ई में लाभार्थी थे, वो सरकार की तारीफ करते नहीं थकते थे। उनका मानना था कि भाई हमको अब टेंशन ही नहीं है, जिस भी अस्पताल में जाओ अपना कार्ड ले जाओ, बढ़िया इलाज कराओ, घर वापस आ जाओ। हेडेक ही नहीं लेनी, कितना पैसा गया, कितना नहीं देना, सब कर लिया सरकार ने। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार को इंश्योरेंस का पैसा मिला हुआ है, वो वहां से उसका भुगतान करके सारा काम करा लेंगे। ओपीडी में 50,000 रुपए और गंभीर बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए अधिकतम 15 लाख रुपए की लिमिट शुरुआत में मिलती थी। ठीक है साहब। इस प्रकार से राज्य सरकार के अंदर विधानसभा के वर्तमान पूर्व सदस्य, उनके परिवार, राजस्थान के स्थायी रूप से निवास करते हैं, तो वो सब सब इसमें शामिल कर दिए गए। कुल मिलाकर आप सरकारी हो, फिर चाहे बाबू हो या बड़ा बाबू, नेता हो या बड़ा नेता, सबको इसमें शामिल कर लिया जो राजस्थान में सरकारी हैं। ठीक है साहब। इस पूरी योजना के अंदर पूरी तरीके से 13 लाख लाभार्थियों का नंबर निकल कर आया कि भाई इतने लोग होंगे हमारे राज्य के अंदर। 8 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, 4 लाख हमारे पेंशनर्स हैं, सब मिलाकर 1 लाख और जोड़ के 3 लाख, मतलब ये नंबर निकाल दिया गया। चलिए साहब, सुविधाओं के बारे में बता दिया कि किस तरह की सुविधाएं थी जो इसमें दी जानी थी, कितने लोगों ने लाभ लिया। एक नंबर है जो ऑनलाइन उपलब्ध है। ऑनलाइन उपलब्ध डेटा को काउंट करने निकले तो 3, 2, 5, 2, 7, लगभग 2 करोड़ लोग तो अब तक ओपीडी क्लेम कर चुके हैं। 2 करोड़, राज्य की आबादी है 6.5 करोड़। ऐसे में 2 करोड़ लोग अब तक, चूंकि 2021 से आई हुई योजना है, आप 2025 में सुन रहे हैं, 4 साल में अगर 2 करोड़ बार भी ओपीडी का उपयोग हुआ है, यानी डॉक्टर के पास जाकर आप दिखाकर आए हो, इसका मतलब है कि 50 लाख साल का, चूंकि कर्मचारियों की संख्या कुल 10 से 12 लाख, 13 लाख है, तो ऐसे में प्रति कर्मचारी ओपीडी साल भर में वो 4 बार तो गया ही है। एक औसत नंबर ऐसा निकल कर आता है। ठीक है साहब। इसके साथ-साथ यहां पर पूरे एमपेन एंड हॉस्पिटल, तमाम प्रकार की जानकारियां लिखी हैं, कितने आईपीडी हुए, कितने इंटेंसिव केयर हुए, सारी जानकारियां हुई। अब सवाल आता है, स्कैम कहां हुआ? मैंने आपको अभी 3 किरदार बताए थे, उम्मीद है आपको याद होंगे, कर्मचारी, अस्पताल और सरकार। अब तीनों किरदारों का रोल थोड़ा-सा और डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्मचारी की। कर्मचारी गया अस्पताल, कहता है कि सर मुझे बुखार है, मुझे आप एडमिट कर लीजिए। बोले आपका सबसे पहला स्वार्थ क्या है? बोले सर मैं घर रहना चाहता हूँ, मेडिकल लगाना चाहता हूँ, छुट्टी पर जाना चाहता हूँ, लेकिन अस्पताल में अगर मैं एडमिट नहीं हुआ तो राज्य सरकार मानेगी नहीं। तो सबसे पहला लालच राज्य सरकार के कर्मचारियों का छुट्टी लेने के लिए मेडिकल का होता है कि मेडिकल लगा दो, इतने दिन के लिए मैं बाहर था। हॉस्पिटल हॉस्पिटल का मेडिकल लगाया, छुट्टी लेने के लिए सबसे बेहतर तरीका कि सर मैं तो बीमार था। चलिए साहब, पहला लालच तो यहां पे आया। अस्पतालों ने सरकारी कर्मचारी को बढ़िया नॉलेज दिया। बोले बेटे सुनो, तुम ये जो पैसा, तुम जो यहाँ पर छुट्टी कटा रहे हो, इससे 2 पैसे भी कमा सकते हो। एक स्कीम है। बोले बताइए क्या है?
तुमको हम एडमिट कर देते हैं, बढ़िया से तुम्हारा इलाज कराते हैं, तुम रहो अपने घर पे, बढ़िया से तुम्हें एडमिट करते हैं और उस एडमिट में प्रतिदिन 2000 रुपए बेड का खर्चा हम जोड़ेंगे। तुम्हें चिंता नहीं करनी है, पैसा तो हम सरकार से वसूलेंगे, तुम तो बस करो कबूल है। अरे बोले मालिक कबूल है, ये तो और अच्छी बात है, बताओ इसमें ऑफर क्या है? बोले ऑफर ये है कि तुम्हारा कार्ड लगेगा, हमारा खर्चा जुड़ेगा। बोले सर जोड़िए। तो चलिए 7 दिन के लिए आपको मेडिकल टिकाते हैं, 7 दूनी 14, 14,000 रुपए तो चलिए आपका बेड का किराया हो गया। बताइए क्या था? बोले सर बुखार था। बोले रुकिए लाइए, नाखून से लेकर बालों से लेकर चिटली उंगली तक जितने भी अंग हैं सबकी बढ़िया वाली जांच करा देते हैं। बोले कराइए सर। सब तरह से झाड़ फूंक करके उस व्यक्ति को जांच दिया गया, क्योंकि एलोपैथ तो कहती ही है कि आपको बुखार है इसका मतलब थोड़ी है कि वायरस या किसी चीज का रिएक्शन वो हुआ हो, इन्फेक्शन हुआ हो। बुखार तो प्रतिक्रिया है शरीर की, वो हो सकता है कि आपके शरीर का कोई अंग गल रहा हो, क्या पता। चलो सब जांच देते हैं। सब जांच दिया साहब, बढ़िया रिपोर्ट तैयार हुई, बढ़िया बिल बनकर तैयार हुए। अब ये बिल बन गए अस्पताल के द्वारा। अब इसमें गुनहगार आप तलाशते रहिएगा साहब। अब इस यहां से बिल बन करके पहुंचते हैं सरकार के पास कि सर फलाना सिंह एडमिट होने आए थे, हमने आपके पास बिल भेज दिए, बिल क्वालिफाई कर दीजिए। सरकार क्यों मना करेगी? क्योंकि सरकार तो पहले से पैसा लेके बैठी है, सरकारी कर्मचारियों से कटा चुकी है ना इंश्योरेंस का पैसा। बोले हाँ। बोले लाइए इनको पैसा दीजिए। अब सवाल बड़ा आता है कि सरकार में कौन गुनहगार? तो देखो अभी तक आप अस्पताल अस्पताल के साथ साथ, हाँ दवाई वाला तो हम भूल ही गए, जो बिल बना रहा था कि भाई साहब आपको लगता है पुष्टिवर्धक दवाइयां देनी पड़ेंगी क्योंकि आप थोड़े कमजोर दिख रहे हैं। बोले लगाओ भाई, 100 की गोली है तो 1300 में लगाओ, 100 की गोली है तो 1000 में लगाओ, लगाओ यार तुम दवाइयां लिखो। राज्य कर्मचारी से कहा गया कि तुम्हें भी थोड़ा मिलेगा, लोड मत लो। लेकिन इस बीच में अस्पताल ही सबसे बड़ा पाई खाएगा। अस्पताल ने ऊपर बात करी। ऊपर किससे बात करी? इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से। इंश्योरेंस डिपार्टमेंट कहां आता है? राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के अधीन आता है। वित्त विभाग के अधीन जो इंश्योरेंस विभाग है उसके पास फाइल पहुंचती है। अस्पताल अपनी फाइल लगाता है, सर मेरा बिल क्लियर कर दीजिए। उन्होंने कहा लाइए, तथास्तु, लीजिए पैसा खाइए, आराम से जाइए। इस तरह से हमारे राज्य में 4000 करोड़ शायद 6 महीने के अंदर बिल सेटल कर दिए गए। बड़ा नंबर है। सवाल बड़ा निकल कर आता है, सरकार ने तो वही किया जो उससे मांगा गया। नहीं, अगर आप इंश्योरेंस रखते हैं, अगर आपके पास किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस है, तो तरीका यह होता है कि आपके इंश्योरेंस को जब आप क्लेम सेटलमेंट के लिए जाते हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी होती है या इंश्योरेंस प्रोवाइडर की जिम्मेदारी होती है कि वो एक थर्ड पार्टी व्यक्ति बिठाती है, टीपीए जिसे कहते हैं। वो ये चेक करता है कि आपने जो क्लेम किया या फिर जो इलाज उस व्यक्ति को आपने दिया, उसकी जो दवाइयां दी वो कितनी सही थी। मतलब ऐसे समझिए कि आपको बुखार था, मैंने पता चल रहा है आपका लीवर फंक्शन टेस्ट कर लिया, आपका हार्ट का टेस्ट कर लिया, आपका एक्सरे, एमआरआई, सोनोग्राफी, सी सब मार डाला। बुखार के लिए व्यक्ति आया था, सारा इलाज मार डाला। तो वहां बैठा उस आदमी को यह सुविधा दी जाती है कि आप इस बिल को क्रॉस चेक करिए कि क्या वाकई में ये जो इलाज दिया गया है, इस इलाज पर जो दवाइयां दी गई हैं ये सही हैं। मुसीबत क्या थी? मुसीबत थी हमारे सरकार में बहुत ही बड़े-बड़े नेता लोग बैठे हुए हैं। अधिकारियों की बात कर रहा हूं मैं। अधिकारी इतने बड़े नेता हैं कि उन्होंने वित्त विभाग के पास ये जिम्मेदारी रखी। वित्त विभाग जिसे आंकड़ों की कैलकुलेशन की जिम्मेदारी है, जिसे ये तय करना है कि राजस्व कितना अर्जित करेगी राज्य सरकार और कितना खर्च करेगी। यानी कि रेवेन्यू का और एक्सपेंडिचर का हिसाब रखने वाला वित्त विभाग वो जांच कर रहा है कि खर्चा कितना हुआ है। वित्त विभाग को कोई समझ नहीं। आप पूछेंगे कौन कर सकता था समझ? ये समझ वही रख सकता था जो मेडिसिन से जुड़ा होता। मेडिसिन से जुड़ा होता या फिर कोई इस तरह की टेक्निकल चीज से जुड़ा आदमी होता जो ये पहचानता कि भाई इस कार्ड का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, कहीं सेम कार्ड से कुछ और तो नहीं हो रहा। आ रहा हूं मैं उस बात पर। तो अब क्या होता है? अब साहब वहां पर क्लेम सेटल होने लगते हैं। क्लेम सेटल होने लगते हैं, अस्पतालों को पैसा मिलने लगता है। बताइए इन तीनों में गुनहगार कौन? अभी तक आपको नहीं पता चला। क्यों? आपने कहा सर ठीक ही तो है, इलाज ढंग से हुआ। चलिए अब इसमें एक और केस जोड़ते हैं। यही व्यक्ति जो अभी सुशील नाम से था, इसने सुशीला नाम से एंट्री करा दी। इसने अपने परिवारजनों का भी इलाज इसी तरह से कराना शुरू किया। अब एक नेक्सस बन गया, डॉक्टर का, सरकारी कर्मचारी का जो कि इलाज कराने अस्पताल में आया था, और ऊपर बैठे किसी बड़के बाबू का जिसने आंखों पर केवल इसलिए पट्टी बांध ली, जो इसलिए धृतराष्ट्र बनकर बैठ गया कि उसे ये जांच किसी को नहीं देनी है, उसे ये नहीं बताना है कि इस अस्पताल से इतने हजार करोड़ का बिल क्यों आ रहा है, इस अस्पताल से इतने करोड़ का बिल क्यों आ रहा है, मुझे तो बस पास करना है। ये बिल पास करने का क्योंकि मुझे हक है। मुझे यह हक नहीं है कि मैं इस जनता के धन का ऑडिट करूं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है कि मैं ये जांचूं कि इतना पैसा दिया क्यों जा रहा है।
उम्मीद है कि अब आपको पिक्चर ज्यादा क्लियर होने लगी हो। तीनों किरदार, उनमें से तय आपको करना है कि असल में खेला कर कौन रहा था। अब समय बीतता है, पत्र अखबार जो हैं वो भाई मीडिया इसीलिए लोकतंत्र का फोर्थ पिलर कहा गया है। मीडिया सचेत होती है, जानकारियां निकल के आना शुरू होती हैं। निकल कर कैसे कैसे केस आते हैं जरा देखें। एक केस आता है जिसमें 21 टैबलेट का बिल 3 लाख रुपए से ज्यादा का बना दिया जाता है। एक और केस आता है जिसमें 50 ग्राम जेल की कीमत 90 गुना कीमत पर बिल में टेक दी जाती है। एक ऐसा और केस आता है जिसमें रोगी को 10,000 टैबलेट लिख दी जाती हैं, जिनकी कीमत भी 1,84,000 रुपए होती है। और इन सभी बिलों का बढ़िया भुगतान सरकार करे जा रही है। मतलब आप सोचिए कि ऐसे वो कौन सरकारी कर्मचारी थे जिन पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई, जो इन बिलों को आंख पर पट्टी बांधकर पास करते आ रहे थे। विचारणीय तथ्य है कि अस्पताल तो गुनहगार था ही, लेकिन वो कौन महानुभाव ऊपर बैठे थे। और हमारे देश में ना अकाउंटेबिलिटी नाम की जो चीज है वो इतनी मिसिंग है, क्योंकि जनता को ये पता ही नहीं चलता कि खेला हो कहां रहा है। आप और हम झगड़ा कर रहे होते हैं कि ये तेल इतना महंगा कर दिया, यहां पे सड़क के गड्ढे हो गए, वो कहीं और गड्ढे करके लोग निकल जा रहे हैं। धीरे धीरे ये चीज फैलने लगी, अखबारों में आने लगी। आरजीएचएस के नाम पर फर्जीवाड़ा पकड़ में आने लगा। जब पकड़ में आने लगा तो उन सरकारी कर्मचारी, देखिए 3 किरदार हैं अभी भी, सरकारी कर्मचारी, अस्पताल और ऊपर बैठे हुक्मरान। हुक्मरानों तक अभी कोई आंच नहीं है। अभी तो गुनहगार सरकारी कर्मचारियों को माना जा रहा है। किस नाम पर? कि साहब सरकारी कर्मचारियों ने अपने स्तर पर जांच कराने में फर्जीवाड़ा किया। अस्पताल पर, क्योंकि अस्पताल ने जांच फ्री करी। अरे आपने जो पैसा रिलीज किया उस पर कौन सवाल करेगा, उसकी कोई चर्चा फिलहाल तो नहीं हो रही है। आरजीएचएस में मामले खुलने लगे, दवा की जगह घरेलू सामान लोग ले जाने लगे। हद तो यह हो गई कि 2 भास्कर के पत्रकार जाते हैं, सीने में दर्द बताकर अस्पताल में जान बैठते हैं। उनकी 28 जांचें कर दी जाती हैं, वो खुद फेक बनकर जाते हैं, उनको भी लपेट दिया जाता है। इतना तक कर दिया जाता है कि उन्हें अस्पताल में एडमिट कर दिया जाता है, ये कहकर के कि तुम तो घर रहो, तुम्हारा बिल यहां चलता रहेगा। आरजीएचएस में फर्जी क्लेम पास करने वाली प्राइवेट एजेंसी सवालों के घेरे में आ जाती है। आपको मैंने जैसे कहा कि अस्पताल जब बिल बनाकर ऊपर भेजेगा तो एक थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जिसकी यह जिम्मेदारी होती है कि वो इन बिलों का पूरी तरह से जांच करेगी। उसका नाम था एमडी इंडिया लिमिटेड। वो एमडी इंडिया लिमिटेड इन बिलों को बिना जांच के ही कैसे पास कर रही थी, यह बड़ा सवाल है। जानकर आपको आश्चर्य होगा कि आरजीएचएस के अंदर जो क्लेम सेटल नहीं हो रहे थे, उनकी संख्या मात्र 0.8% थी। मतलब 100 क्लेम आए तो उनमें से शायद ही कोई क्लेम ऐसा होगा जो रिजेक्ट होगा। जो आ रहा है पास कर दो। इसका मतलब ये जो एडमिनिस्ट्रेटर था, इसने कुछ तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया था, जिसके पास ऐसी जिम्मेदारी थी कि वो क्लेम को रोक सकता था। आप विचार करिए, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी से इंश्योरेंस लेते हैं तो प्राइवेट कंपनी कम से कम 5 से लेकर 10% तक क्लेम को रिजेक्ट मारती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो वो पूरा पूरा जांच बिठाती हैं। सोचिए, प्राइवेट कंपनी वर्सेस सरकारी काम में प्राइवेट कंपनी, और सरकारी काम में प्राइवेट कंपनी अगर घुसी है तो वो किसकी शह पर घुसी है, यह निश्चित ही एक विचारणीय तथ्य है। इसको पकड़िए, पहचानिए, क्योंकि अल्टीमेटली एमडी इंडिया कंपनी के पास ही जो सरकारी लोग नहीं हैं, जिनके लिए राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना चलती है, जो गहलोत जी के टाइम पर चिरंजीवी के नाम से हुआ करती थी, उसकी ऑडिट का काम भी उसी के पास है। इसका मतलब अगर अस्पताल फर्जी बिल बना कर देते हैं, क्लेम सेटलमेंट के नाम पर बैठी सरकार के पास जो निजी कंपनी है, वो कुछ बड़ा खेल खेल रही है, और उस बड़े खेल में कुछ बड़े लोग शामिल हो सकते हैं। इन मामलों को आप इससे समझिए। एक अलवर का मामला निकल करके आता है कि इलनेस कुछ और थी, बीमारी 100 करोड़ रुपए से ऊपर का फ्रॉड कर दिया जाता है। 26 लाख रुपए वन आरजीएचएस के कार्ड के ऊपर ट्रीटमेंट के वसूल लिए जाते हैं। ये सब हो रहा है, सरकारों की आंखों के नीचे हो रहा है। एक कह रहे हैं कि मैं योजना लेकर आया जो बहुत बढ़िया थी, एक कह रहे हैं कि मैं योजना का क्रियान्वयन सही कराना चाहता हूं। इन दोनों को ही नहीं पता है कि इन दोनों के नीचे क्या कुछ हो रहा है। ये जिस उद्देश्य से सरकार में आए कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे, सरकार में आए 1.5 साल से ऊपर हो गया, अभी तक उनमें से किसी भी व्यक्ति के ऊपर गाज नहीं गिरी जो इस तरह के बिल पास कर रहे थे। इस तरह के बिल पास करने में सबसे बड़ा सवाल किस पर जाकर टिकता है? वित्त विभाग पर टिकता है। वित्त विभाग के अंदर कौन कर्मचारी
कर्मचारी था, कौन अधिकारी था, ये आप अपने आप से सर्च मारिएगा। अगर पहचान जाएं तो ट्विटर के नीचे कमेंट करिएगा कि कहां खेला हो रहा था। ऐसे में अब सवाल बड़ा ये बनता है कि अस्पतालों ने अगर बिल फर्जी बनाए तो क्या सारे अस्पताल गलत थे? तो जो सही थे और गलत थे उनको जांचने का काम कौन करता? इतने सालों से 2021 से चल करके अब तक आ रही इस योजना में गुनहगारों को पहचानने का सिस्टम क्या रहा? खेला तब बदला जब वर्ष 2025 के अंदर वित्त विभाग के अंदर एक नए आईएएस अधिकारी की नियुक्ति होती है। उनका नाम नवीन जैन है। उनकी जब नियुक्ति होती है तब वो अपनी नियुक्ति में ये जांच करते हैं कि यार चक्कर क्या है कि मैं जब देख रहा हूं कि आरजीएचएस के अंदर जो खर्चा है वो 4400 करोड़ रुपए का पहुंच रहा है। अपने द्वारा जब वो इस जांच को देखते हैं, क्योंकि उनका काम ही एक्सपेंडिचर में आईएएस अधिकारी नियुक्त होते हैं, और वो इसको जांचते हैं तो उनके दिमाग में ये बात कौंधती है कि कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ है तो वो इस बात को अपने उच्च अधिकारी, वित्त विभाग के बड़े अधिकारी जो इतने दिनों से इस योजना को चलाए हुए थे, उनकी नजर में ले जाकर पहुंचाते हैं कि सर मुझे ये दिख रहा है। बड़े अधिकारी कहते हैं ओहो तुम्हें दिख गया है, तो चलो इसको जांच ही लेते हैं। बोले हाँ, तो चलिए इस बात को जांचने के लिए क्वालिटी कंट्रोल परफॉर्मेंस ऑडिट की जाए, और यहीं से एक नई सेल बनती है जिसे क्यूसीपीए सेल कहा जाता है, क्वालिटी कंट्रोल परफॉर्मेंस सेल। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान सरकार में एक बहुत खूबसूरत चीज है, और वो खूबसूरत चीज ये है कि जहां लाखों विद्यार्थी परीक्षा देकर के कुछ संख्या में प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, वहीं राजस्थान सरकार प्रशासन में प्राइवेट कंपनियों की मदद लेती है, ये मानते हुए कि ये जो सरकारी कर्मचारी हैं ये तो क्या ही जानेंगे, इनकी जगह कुछ ऐसे लोगों को इन्वॉल्व किया जाए जो कि कंसल्टेंसी के नाम पर अंदर आएंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राजस्थान सरकार को कंसल्टेंसी देने के नाम पर बड़ी सारी कंपनियां, उनके यहां से कर्मचारियों की नियुक्ति राज्य सरकार में केवल कंसल्टेंट के नाम पर की जाती है, और वो कंसल्टेंट अपनी तनख्वाह जितनी सरकार से उठाते हैं केवल उसका आधा ही पाते हैं। ये गुप्त सूत्रों से हम आपको बता पाते हैं। मतलब इसमें भी एक बड़ा खेला है कि राज्य सरकार बड़ी सारी कंपनियों को टेंडर देती है कि बुद्धिजीवी लोगों को भेजो जो जांचेंगे कि कहां गलती है, हमें सलाह देंगे। हद तो यह है कि सीएम को भी सलाह देने के लिए एक सलाहकारों की सेल बनी हुई है, जिसमें भी साइड से लोगों को इकट्ठा करके घुसाया जा रहा है। साथियों, अगर इसका बजट निकालने का कभी प्रयास हो तो ढूंढिएगा, यह आंकड़ा बहुत करोड़ों में पहुंचता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये क्यूसीपीएस सेल बनकर आती है, और ये क्यूसीपीएस सेल कहते हैं कि तकनीकी के माध्यम से खोजने का काम शुरू करती है। जब खोजने का काम शुरू करती है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात निकल कर आती है। साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छोड़ो, आप किसी ढंग के बाबू को बिठा के पकड़ा दो कि यार केवल ये पहचान लो कि ये आदमी इस कार्ड से इतना बिल बनाया है, एक बार ढंग से, जिसको पुलिसिया भाषा में कहते हैं कि एक मुर्गा एक कौवा मार के टांक दो तो सब लोगों के अंदर एक भय बैठता है। अगर पता चल जाए कि यहां पर जांच हो रही है तो औरों के अंदर हिम्मत नहीं होगी। ऐसा हुआ नहीं था। जब ये चीज बैठती है, अचानक फाइनेंस से निकालकर इस काम को पकड़ा दिया जाता है मेडिसिन को कि भैया तुम ही संभालो। जो काम तब से हो जाना चाहिए था वो अब जाकर वर्ष 2025 के मध्य में मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट को पकड़ा दिया जाता है कि ये क्लेम वगैरह का काम आप देखो। और तो और एक क्यूसीपीए डिपार्टमेंट गठित किया जाता है जिसमें लगभग 30 के आसपास ऐसे कर्मचारियों को हायर किया जाता है जिनका काम है कि वो ये जांचेंगे कि असल में गलती कहां है। मेरे प्यारे साथियों, राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली लाखों नौकरियों में से यह असंभव है कि वो ऐसे कंप्यूटर प्रोग्रामर या फिर आईए ना ढूंढ पाए जो सिंगल क्लिक पर यह ना पहचान पाए कि यह कार्ड इतनी जगह यूज हुआ है, इस व्यक्ति के नाम पर इतनी गलती है, इस अस्पताल ने बार बार इतने तरह के बिल उठाए हैं। लेकिन राजनीतिक मंशा, असल में जो लोगों को समझ नहीं आता वहां से पैसा निकालने की अगर हो तो आप क्या ही कह सकते हैं। मैं राज्य सरकार के अंदर बैठे कुछ ऐसे कर्मचारियों की तरफ फिलहाल इशारा कर रहा हूं जो अगर यह बात समझ जाएं या फिर आप उन्हें समझा पाएं तो कमेंट में टैग करिएगा। ट्विटर का हैंडल नीचे लगा रहा हूं, बताइएगा कि असल में खेला चल कहां रहा है। खेला असल में चल कहां रहा है जिसके माध्यम से सरकार को सलाह देने के नाम पर करोड़ों के बिल उठाए जा रहे हैं, पूर्ति के नाम पर आधे पैसे दिए जा रहे हैं। और अगर सरकार सजग है तो ये मैं आपको अभी आश्वस्त करता हूं, और अगर सरकार इस बात पर 1% भी हमें गलत पाए तो आइए और हमारी जांच कर जाइए। कारण मैं आपको बताता हूं साथियों, आप निकलवाइए उन कर्मचारियों की तनख्वाह की शीट्स जिन कर्मचारियों को हायर किया जाता है ये बताकर कि तुम्हें 30,000 रुपए में रखा जा रहा है।
जिन कंसल्टेंसी फर्म्स के अंदर 30-30 हजार रुपए की नौकरी पर लोगों को रखा जा रहा है, खेला बड़ा हो रहा है, उनके नाम पर बिल लाखों के फाड़े जा रहे हैं। लाखों के फटते बिल असल में किसके जेब में जा रहे हैं, ये जिस दिन निकल कर आएगा, बड़े सारे लोगों को दिक्कतें हो जाएंगी। सचेत रहने की आवश्यकता है। जिन लोगों को लगता है कि अंग्रेजी बांचने से और कंप्यूटर की भाषा में बात करने से चीजें छुपी नहीं रहती, उन्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है। खैर, धीरे धीरे चीजें निकल कर आती हैं। राजस्थान के अंदर ऐसे बहुत से केस पता चलने लगते हैं, क्योंकि जब बात पब्लिक में आने लगती है तो पता चलता है कि बहुत सारे लोग और सरकारी कर्मचारियों पर फिर गाज गिरने की बारी आने लगती है। टीचर्स के ऊपर कि उन्होंने फर्जी बिल बनवाए थे, किसी के फर्जी दवा के बिल निकल कर आने लगे। असल में गुनहगार कौन बनाया गया? गुनहगार बनाया गया वो व्यक्ति जिस व्यक्ति ने फर्जी बिल उठाए थे या फिर जिसने अपने नाम से गलत काम किया था। उन लोगों को बाईपास कर दिया गया जिनके हाथ में यह सारा खेला था। अस्पतालों पर, मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई की जाती है ताकि जनता को यह विश्वास हो कि देखो, हमने सही जगह पर सही कार्रवाई कर दी। सरकार के अंदर जो जिम्मेदार थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। यहां तक कि हालात ये होते हैं कि साहब बहुत सारे लोगों को एक साथ सस्पेंड करने का माहौल बनाया जाता है। कहा जाता है कि इतने सारे डॉक्टर्स, इतने सारे अस्पताल के ऊपर कार्रवाई होगी। 68 लाख का कहीं क्लेम पता चल रहा है, सुशीला का कोई मामला निकल कर आता है। सरकारें अपनी तरफ से जिन लोगों ने इस तरह की गलतियां की हैं उन्हें पनिशमेंट देने की बात करती हैं। इससे अस्पताल परेशान होने लगते हैं। जब अस्पताल परेशान होते हैं तो उनका एसोसिएशन डिमांड उठाता है कि भाई साहब हमारे बिल तो पास कर दो, क्योंकि सरकार ने जब समझ में आया कि ये तो मामला पकड़ में आ रहा है तो बिलों को रोक दिया जाता है। बिल रोक दिए जाते हैं तो ऐसे में उनके द्वारा इलाज रोक दिया जाता है। वो कहते हैं जुलाई में कि साहब हमसे इलाज नहीं हो पाएगा। इस पर गहलोत साहब फिर से ट्वीट निकाल कर कह देते हैं कि भाई देखिए, आप लोग इलाज क्यों नहीं करवा रहे हैं, लोगों का पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं जो काट रखा है। ऐसे में फिर निजी अस्पताल कहते हैं कि हमारे 980 करोड़ रुपए बकाया हैं, सरकार हमारे पैसा नहीं देगी तो हम इलाज कैसे करेंगे। असल में सब की सब वही एक गंदी मछली तालाब गंदा कर देती है। सब की सब तो गुनहगार नहीं थे, लेकिन आरजीएचएस के नाम पर हो रहे इस फ्रॉड के चलते बहुत से प्राइवेट अस्पताल और बहुत से सही और जेन्युइन कर्मचारी परेशान होने लगते हैं। और ऐसे में अस्पतालों का जो संघ है, राजस्थान एसोसिएशन ऑफ हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स, ने विज्ञापन जारी करके कहा कि हमसे अब इलाज नहीं हो पाएगा। हालांकि बीच में सरकार ने पार्शियल पेमेंट रिलीज किया, जुलाई में वो लोग थोड़ा और काम किए। अब फाइनली अगस्त में जाते जाते फिर से उन्होंने एक विज्ञापन अखबार में ही निकाल दिया। परसों के दिन 21 तारीख के दिन उन्होंने विज्ञापन निकालकर सार्वजनिक सूचना दे दी कि सर, आरजीएचएस के तहत माना कि आपका उद्देश्य अच्छा था, हमारे बिल पूरे ना हो पाने के कारण 25 तारीख से हम लोग कैशलेस सेवाओं को निलंबित कर रहे हैं। अस्पतालों के संघ ने अपनी तरफ से यह बात करी। तो सवाल सिंपल है कि ऐसे में क्या आरजीएचएस के तहत सरकारी कर्मचारियों का इलाज मुफ्त में हो पाएगा? पहला प्रश्न यहीं से निकल कर आता है। अब दूसरा प्रश्न जो आपके सामने है वो ये कि राज्य सरकार क्या कर रही है। तो राज्य सरकार ने अपनी तरफ से कहा कि अब जिला स्तर पर सीएमएचओ को यह जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो ऐसे मामलों की जांच करे जहां उन्हें संदेह हो, वो वहां जाकर जांच करे। लेकिन साथियों, सीएमएचओ स्तर पर भी अगर इस तरह की जवाबदेहिता तय कर दी गई है तो यह अपने आप में फिर से एक और ऐसा सेंटर क्रिएट कर देगी जहां पर भविष्य में भ्रष्टाचार की लंबी चौड़ी बहुत बुरी बदबूएं आने लगेंगी। फिलहाल के लिए राज्य सरकार ने मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारियों को सौंपा है कि आप अपने जिले स्तर पर इस पूरे काम का नियंत्रण देखिए, संचालन करिए, प्रबंधन करिए। लेकिन जिन अस्पतालों ने ऊपर के हुक्मरानों को नहीं छोड़ा, सीएमएचओ को हिलाने में उन्हें ज्यादा नहीं मेहनत करनी होगी। खैर, फिलहाल के लिए तो सरकार को लगता है कि उन्होंने सीएमएचओ को जिम्मेदारी देकर आरजीएचएस के सफल संचालन का काम कर लिया है। लेकिन साथियों, सीएचएस जो मतलब सीजीएचएस की जो योजना चलती है केंद्र में, उसमें कभी इस तरह के फर्जीवाड़े की कोई खबर नहीं आई। राजस्थान में ही ऐसा क्यों होता है? आपको क्या लगता है कहां पर असल में लीकेज है? हमारी मानसिकता में, हमारे व्यवहार में कि हम भ्रष्टाचारी हैं, या फिर यह कि हम मौका देखते हैं कि जब कोई देख ही नहीं रहा या फिर सभी ऊपर तक बिके पड़े हैं तो हम ही क्यों ना लूट लें। ये वो वाली बात है कि ऑयल का टैंकर पलटा, देखा तो चलो एक बाल्टी हम भी भर लिए, क्योंकि कोई संभाल तो रहा नहीं है, नाली में तो बह ही रहा है। संभालने की आवश्यकता है साथियों। सच मायने में सरकार को बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही दृढ़ता से नियंत्रण करने की आवश्यकता है। चीजों पर, लीकेजेस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि सवाल वहीं की वहीं खड़ा है। आफ्टर ऑल, भ्रष्टाचारी कौन? थैंक यू सो मच। और हाँ, कमेंट बॉक्स के अंदर मैंने आपके सामने एक ट्विटर लिंक पर पिन किया है जो कि आपके राजस्थान के मुद्दों के लिए है। आप वहां जाकर सही मायने में जिस व्यक्ति को आप पहचान गए हैं उसके बारे में लिखिएगा। थैंक यू।